बताने के लिए आया हूँ। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हिंदी में आर्थिक भूगोल भी कहते हैं। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का एक शाखा है जिसको हम लोग उप शाखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी पर मानवीय आर्थिक क्रियाएं जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपयोग के स्थानिक वितरण और उसकी क्षेत्रीय विविधता का अध्ययन करता है। सरल शब्दों में यह विषय इस बात का जांच करता है कि लोग आपकी आजीविका चलाने के लिए कहाँ, क्यों और कैसे विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं। आर.एन. ब्राउन के अनुसार आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वहीं जिमरमैन के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक जीवन और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। काशीनाथ सिंह के अनुसार आर्थिक भूगोल विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक तंत्र जैसे कृषि, पशुपालन, खनन, उद्योग, सेवाएं और आर्थिक अनुपातिक सम्मिश्र आदि आर्थिक विकास की प्रक्रिया, विकास स्तर और तत्व संबंधी भूवैन्यासिक संगठन का अध्ययन करता है। तो यह परिभाषा आपको आर्थिक भूगोल के विभिन्न तत्वों के बारे में बताने का प्रयास करता है। वहीं हम आर्थिक गतिविधि की बात करें तो आर्थिक गतिविधि का उन सभी कार्यों से इनका संबंध है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपयोग शामिल होता है। भूगोल में आर्थिक गतिविधि का संबंध आर्थिक क्रिया और उसके क्षेत्रीय वितरण से है। उदाहरण के तौर पर एक किसान जिसका काम कृषि कार्य को देखना है, वह अपना कार्य ग्रामीण इलाके के भूमि, खेती योग्य भूमि पर ही अपना सेवा देता है। सामान्य परिभाषा के रूप में अगर आर्थिक गतिविधि को देखें तो उन सभी मानवीय कार्यों को कहा जाता है जो धन कमाने, वस्तुओं का उत्पादन, वितरण और उपयोग से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी ऐसा कार्य जिसे करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन जुटाना हो, वह आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आता है। आर्थिक गतिविधि को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं और ये गतिविधि जो है जो प्राचीन काल से चले आ रहे गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है। वैसे इसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। तो प्रथम जो गतिविधि है वो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया की अगर हम बात करें तो प्राथमिक क्रिया वह है जिसमें कृषि कार्य जो होते हैं उन सभी क्रियाओं को प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है और यह क्रिया मुख्य रूप से प्रकृति से जुड़े हुए तत्वों से शामिल होते हैं, जिसमें आप कृषि, खेती बाड़ी और खनन इत्यादि एक उदाहरण के रूप में है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो क्रियाएं होते हैं वो क्रियाओं को हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ना और खनन इत्यादि शामिल है। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो यह क्षेत्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की जो है रीढ़ कही जाती है। इस प्रकार की गतिविधियों का विकास जो है जहाँ प्रौद्योगिकी का विकास कम हुआ हो और जनसंख्या अधिक हो तो वैसे क्षेत्रों में आजीविका के लिए लोग कृषि करते हैं और कृषि पर निर्भर रहते हैं। वहीं प्राथमिक क्रियाओं को अलग अलग निर्भरता के रूप में अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर प्रमुख देश में आप प्राकृतिक प्रधान देश जो मुख्य रूप से इथियोपिया, नाइजर, चाड, वियतनाम, म्यांमार, ये मुख्य ऐसे देश हैं जहाँ पे खेती और पशुपालन निर्भरता के लिए किया जाता है। वहीं यहाँ के जो मुख्य गतिविधि हैं वो है निर्वाह कृषि और चावल का उत्पादन। तो पहला तो है आपका कृषि प्रधान देश जिसमें आप इथियोपिया, नाइजर, चाड, वियतनाम, म्यांमार इत्यादि को देखते हैं। दूसरा है खनिज तेल
प्रधान देश जो जहाँ से हम लोग प्राकृतिक संसाधन का दोहन करते हैं। ये मुख्य रूप से कांगो, सऊदी अरब और वेनेजुएला, बेबीलोनिया इत्यादि ये देश इसमें शामिल हैं। यहाँ की मुख्य जो गतिविधि है वो कोबाल्ट, तांबा, तेतु, तिनिया, प्राकृतिक गैस का खनन मुख्य रूप से किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अगर हम इथोपिया की बात करें तो प्राथमिक क्रिया यहाँ पे जो है 70% आबादी जो है प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, जिसमें कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं। वहीं नाइजर और चांड की जब बात करें तो यह अफ्रीका का देश है जहाँ पे मुख्य रूप से आधार निर्वाह कृषि, जिसको हम लोग सब्सिडेंस फार्मिंग कहते हैं, वो किया जाता है। वहीं वियतनाम और म्यांमार की बात करें तो हालांकि ये तेजी से ये देश बदल रहा है, लेकिन यहाँ पे चावल का उत्पादन मुख्य रूप से की जाती है और यह कृषि जो है कृषि निर्यात यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अगर हम कांगो की बात करें जिसमें हम खनिज तेल और प्रधान देशों में इनके गिनती करते हैं, तो पाते हैं कि यहाँ कोबाल्ट और तांबे जो हैं वो दुनिया के सबसे बड़े खनन भंडार के रूप में है। वहीं सऊदी अरब और वेनेजुएला जो है इसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कच्चे माल के निष्कासन पर टिकी हुई है। बेबीलोनिया की अगर बात करें तो यह लिथियम और प्राकृतिक गैस जो है भारी मात्रा में यहाँ पे खनन की जाती है। वहीं अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों की बात करें तो गतिविधियों में सबसे पहला हम लोग कृषि को अगर लें तो कृषि क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें फसल उत्पादन, बागवानी और अन्य कृषि कार्य गतिविधियां जो है की जाती हैं। कृषि न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाती है। वहीं वानिकी की ओर देखें तो वानिकी में मुख्य रूप से आप पेड़ों और वनस्पतियों का संरक्षण और दोहन शामिल करते हैं। इसमें यह क्षेत्र लकड़ी, रेजिन और अन्य वन उत्पादनों के लिए महत्वपूर्ण है। पशुपालन की अगर बात करें तो यह गतिविधि घरेलू जानवरों जैसे गाय, भेड़, बकरी, मुर्गियां पालन से संबंधित है। पशुपालन से दूध, मांस और अंडे जैसे उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। वहीं मछली पकड़ना है ना, जिसको हम लोग फिशरी कहते हैं, फिशिकल्चर कहते हैं, यह गतिविधि समुद्र, नदियों और झीलों से मछलियों और अन्य जलीय जीवों के शिकार करने से संबंधित है। यह न केवल खाद्य स्रोत है बल्कि कई समुदायों के लिए आजीविका का साधन भी है। वही उसके बाद हम अगर खनन की बात करें, जो आपको पिक्चर में नहीं दिख रहा है पर मैं इसको शामिल करता हूँ, और खनन की अगर बात करें तो खनन में खनिज और धातु का उत्खनन शामिल किया जाता है। यह क्षेत्र विकासशील देशों में आर्थिक क्रिया का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह कई उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। वहीं हम अगर प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताओं में मुख्य रूप से आपको प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, यह क्षेत्र जो है प्राकृतिक संसाधनों को सीधे से दोहन पर निर्भर करता है, जो इसे पर्यावरणीय कारकों के प्रति संवेदनशील बनाता है। कम तकनीकी का विकास, वैसे देश जहाँ पे तकनीकी का विकास कम देखने को मिलता है, उत्पादन क्षमता जिसे प्रभावित होती है, यह जो है विकासशील देशों में जहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में तकनीकी विकास सीमित होता है, जिससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, और इस तकनीकी के न होने की वजह से भी ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। वहीं हम लोग देखते हैं जनसंख्या का उच्च निर्भरता, तो प्राथमिक क्रियाओं में जितनी ज़्यादा जनसंख्या जो है इन्वॉल्व होगी, तो वहाँ पे जो है इस तरह की खेती जो प्राथमिक गतिविधियों से किया जाता है वो अधिक देखने को मिलेगा। खासकर ये विकासशील देशों में जहाँ जनसंख्या अधिक होती है और लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि और अन्य प्राथमिक क्रियाओं पर निर्भर करते हैं।
वहीं हम लोग आर्थिक विकास का आधार देखते हैं जो हमें प्राथमिक क्षेत्र की विशेषताओं के रूप में है। तो प्राथमिक क्षेत्र विकासशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, क्योंकि यह रोजगार सृजन करता है और खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों को हम लोग विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं और आर्थिक विकास का वह महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मशीन और श्रम की सहायता से उपयोगी वस्तुओं के रूप में इसको परिवर्तित किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से आप उदाहरण के रूप में अगर देखें तो चीनी मिलें, जिससे हम गन्ने से चीनी प्राप्त करते हैं, कपड़ा उद्योग, कपास से हम लोग कपड़ा का उत्पाद करते हैं, भवन निर्माण, ईंटें और अन्य जो कंक्रीट होते हैं वो हमें प्राथमिक क्रियाओं से ही प्राप्त होते हैं और द्वितीयक क्रिया में इसे भवन निर्माण किया जाता है। ऑटोमोबाइल, हर तरह के जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन है, उनका निर्माण जो है इसकी वजह से होता है। इसकी विशेषता की अगर बात करें तो यह क्षेत्र जो है अर्थव्यवस्था के लिए वैल्यू एडिशन का काम करता है। ठीक है, अगर हम द्वितीय क्षेत्र के अग्रणी मुख्य देशों की बात करें तो इस देश में मुख्य रूप से आप पहला नाम जो आता है वो चाइना का आता है, जो वैश्विक विनिर्माण का केंद्र है। चाइना में दुनिया में जो चाइना है वो द्वितीयक क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पाद का क्षेत्र है और यह इसका बड़ा उदाहरण भी है, जो 28 से 30% विनिर्माण जो है विश्व का यहीं पे होता है। यहाँ पे मुख्य रूप से प्रमुख उद्योग जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, स्टील्स के हैं, कपड़ा और ऑटोमोबाइल्स के हैं। अगर हम यहाँ पे जो भौगोलिक सपोर्टिंग फैक्टर है उसको अगर हम देखें तो सस्ता श्रम, विशाल बंदरगाह और विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो है निर्माण देखने को मिलता है। अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें तो दूसरे कंट्री में जर्मनी का नाम आता है और जर्मनी जो है यूरोप का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पे है और जो अपनी उच्च गुणवत्ता वाली मशीनों और कारों के लिए जानी जाती है। प्रमुख उद्योगों के रूप में यहाँ पे ऑटोमोबाइल, रसायन और भारी मशीनरी का जो विनिर्माण है वो किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम लोग दक्षिण कोरिया को लेते हैं और तीसरा जो है वो यह बहुत ही कम समय में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में शामिल हुआ है, जहाँ पे आपको जहाज का निर्माण, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का जो है उत्पादन किया जाता है। चौथे में हम भारत को देखते हैं, जो भारत तेजी से उभरता क्षेत्र है और भारत में फिलहाल मेक इन इंडिया नाम की योजनाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल्स, रिफाइनरी और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो है द्वितीयक क्रियाओं में आजकल देखने को मिलता है। द्वितीयक क्षेत्र के विशेषताओं की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिरता देखने को मिलता है, वहीं आप इसमें नवाचार और प्रौद्योगिकी भी शामिल है। इस क्षेत्र में जो है नवाचार प्रौद्योगिकी का विकास होता है, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में बहुत ही कुशल बनाता है। सामाजिक विकास, द्वितीयक क्षेत्र से रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं और समाज का विकास होता है। यह लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की वृद्धियां देखने को मिलती है, जैसे बाजार व्यवस्था में वृद्धि, उपभोक्ता में जो है वो बदलाव आता है। द्वितीयक क्षेत्र के कुछ ऐसे महत्व हैं, जैसे जीवन स्तर में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपको। तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र, जिसको हम लोग टर्सरी सेक्टर कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है,
अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, बल्कि यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता प्रदान करता है। सामान्य तृतीयक क्रियाओं की अगर बात करें तो यह जो है सेवा क्षेत्र पर निर्भर करने वाले देश है ना, जो सर्विस लेड इकोनॉमिक्स जिसको कहे जाते हैं। इन देशों में जो जीडीपी और रोजगार का जो 70% से अधिक हिस्सा है वो सेवाओं को जाता है। यहाँ उन प्रमुख देशों और क्षेत्रों का विवरण है जहाँ पे द्वितीय क्रियाएं देखने को मिलती है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में जो है द्वितीय क्षेत्र देखने को मिलता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जहाँ पे 80% जीडीपी जो है इसी क्षेत्र में शामिल है, और न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहर जो है जहाँ पे बैंकिंग, विज्ञापन और मनोरंजन जैसे वैश्विक केंद्र हैं, वहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं यूनाइटेड किंगडम, जो लंदन की दुनिया के सबसे बड़ा वित्तीय सेवा केंद्र कहा जाता है। उसके बाद हम जर्मनी और फ्रांस को भी ले सकते हैं, जो पर्यटन, स्वास्थ्य और उच्च स्तरीय शिक्षा का एक बहुत बड़ा सेंटर केंद्र माना जाता है। इनका भी योगदान देखने को मिलता है तृतीय सेक्टर में। कुछ ऐसे उभरते देश हैं जैसे भारत, नो डाउट। भारत दुनिया का एक अनोखा उदाहरण है, जो जहाँ पे खेती, उद्योग, सेवा तीनों जो है आपको देखने को मिलते हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर जो बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर में है, यहाँ पे आईटी हब है। इसके अलावा बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी देखने को मिलता है। पर्यटन और वित्तीय हब की अगर बात करें तो सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, मालदीव, मॉरिशस, ये मुख्य रूप से पर्यटन और वित्तीय हब है। पर्यटन में सिंगापुर और हांगकांग है, ये दुनिया का जो है व्यापारिक और लॉजिस्टिक हब माना जाता है। यहाँ पे बंदरगाह वगैरह हैं। स्विट्जरलैंड में बैंकिंग सेवाएं और पर्यटन बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। उसके अलावा मालदीव और मॉरिशस में 80% से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है वो केवल पर्यटन सेवाओं में से आते हैं। तो तृतीय क्षेत्रों में ये कुछ नाम हैं जो मुख्य रूप से शामिल है। तृतीय क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो यह सेवा प्रदान करने वाला गतिविधि है, और तृतीय क्षेत्र में जो गतिविधियां होती हैं वो सेवा से संबंधित है। तो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग, परिवहन, पर्यटन इत्यादि सेवा जो है इसमें शामिल है। इससे नौकरी के अवसर जल्दी मिल पाते हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास में भी इसका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह सबसे अधिक अर्थ वृद्धि करने में सक्षम है। उच्च मूल्य संवर्धन भी देखने को मिलता है। तो ये मुख्य रूप से आपको देखा जाए तो तृतीय क्षेत्र के मुख्य विशेषताएं हैं। तृतीय क्षेत्र के महत्व की अगर बात करें तो जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, अन्य जो चीज़ें हैं वो उनकी गुणवत्ता जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता आती है। आर्थिक स्थिरता क्योंकि लोग जो है अर्थ के साथ साथ लोग अपने समृद्ध होना प्रारंभ करते हैं। अर्थव्यवस्था में इनका भी योगदान प्रारंभ हो जाता है और कंटिन्यूटी रहता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है। तृतीय क्षेत्र का विकास वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने वाले देश वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। तो तृतीय क्षेत्र के जो घटक हैं वो मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, बैंकिंग और परिवहन, लॉजिस्टिक इत्यादि माने जाते हैं। तृतीय क्षेत्र की मुख्य रूप से चुनौतियों की अगर बात करें तो तकनीकी परिवर्तन अधिक देखने को अब मिलने लग गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। इनमें प्रतिस्पर्धा भी अधिक है, और मानव संसाधन को स्किल्ड बनाने और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता जो है इसके लिए मुख्य रूप से चुनौती हैं।
तृतीयक क्षेत्र, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यह न केवल आर्थिक और न केवल प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके विकास की संभावनाएं भी अधिक होती है। सही नीतियों और रणनीतियों के माध्यम से तृतीय क्षेत्रों को और भी अधिक महत्वपूर्ण और प्रतिस्पर्धा वाली बनाई जा सकती है। तो यह मुख्य रूप से मैंने आपको आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताया, जो प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया जो इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। धन्यवाद।